हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसी। लेकिन सबसे पहले मैं उन अपने सभी छोटे भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने छात्रों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लिए अटूट सहयोग किया है, अटूट अपना स्नेह मुझे दिया है। क्योंकि लगातार वो हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही चैनल को मन लगाकर देखते भी हैं, मन लगाकर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, ताकि आपके रिजल्ट आगे आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर हो सके। ऐसा मेरा प्रयास भी है और ऐसी मैं कामना भी करता हूं। लेकिन आज अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले और अपने लेक्चर की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि प्लीज जो हमारे चैनल पर नए हों और जो चैनल को देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उनके पास नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियोज, लगातार अच्छे से अच्छे लेक्चर, अच्छे से अच्छे टॉपिक के साथ पहुंचते रहें और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी से अच्छी हो सके। तो प्लीज इस तरह का सहयोग देकर अपने इन सर का चैनल और अधिक प्रमोट करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज मैं बात करता हूं अपने इस अगले टॉपिक में। देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप ये कहो कि किसी के प्रेशर से हो जाए, डेली नए नए नियम बनाने से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मन लगाकर करना है। भले ही आप अपनी पढ़ाई के लिए 1 घंटा दे पाते हो या 2 घंटे आप दे पाते हो, आप जितनी भी देर पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, क्योंकि मन का समर्पण ही आपको कुछ आगे ले जा सकता है। और मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक हैं और हम लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप अपना सहयोग लगातार बनाए रखें। हम अपने इस टॉपिक से, जो कि टॉपिक है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट, और एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें हमने आपको एसिड, बेस और साल्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा यह भी आपको बताया है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में एक प्रिमिटिव आइडेंटिफिकेशन हमने आपको दिया है, यद्यपि इसमें हमें बहुत चीजें अभी पढ़ना बाकी है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने टॉपिक लिए हैं, वो पहला टॉपिक हमारा है एसिड बेस इंडिकेटर, या इसको हम कह सकते हैं अम्ल क्षार सूचक। देखिए, यहां सबसे पहले हमें एक शब्द पर डिस्कस करना है कि सूचक क्या होता है या इंडिकेटर क्या होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे वाहन होते हैं, जो हम वाहन चलाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बाइक चलाते हैं या हम लोग कोई कार वगैरह चलाते हैं, तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनमें कुछ इंडिकेटर लगे होते हैं। मोटरसाइकिल में या किसी भी बाइक में बाहर की ओर जो ऑरेंज कलर के इंडिकेटर लगे होते हैं, और ऑरेंज कलर के इंडिकेटर मोस्टली इसलिए लगाए जाते हैं कि ये कलर जो होते हैं, ये इनमें जो है अगर विजिबिलिटी कम भी होती है तब भी ये दूर से हमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनके तरंग दैर्ध्य का परास अधिक होता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं अम्ल क्षार सूचकों की। सूचक से तात्पर्य होता है, या इंडिकेटर से तात्पर्य होता है सूचना देने वाला। तो सूचक क्या होता है? सूचना देने का जो कार्य करे उसी को सूचक कहते हैं। अब यह तय किया जाता है कि वो सूचक कहां पर कार्य कर रहा है और किस संबंध में हमें सूचना दे रहा है। तो यहां हम बात करेंगे अम्ल क्षार सूचकों की। तो अम्ल क्षार सूचकों के लिए ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के बारे में हमें यह बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल क्षार सूचकों, अम्ल क्षार के बारे में सूचना देते हैं, किसी पदार्थ के अम्ल होने की या क्षार होने की जो हमें पहचान कराते हैं, उन्हीं को हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं।
अम्ल क्षार सूचकों में साधारणतः वैसे तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के अम्ल क्षार सूचक हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो प्रकार के अम्ल क्षार सूचकों पर चर्चा करेंगे। एक तो अम्ल क्षार सूचक वे होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है तो उसकी सूचना वो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा देते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों का अम्लीय माध्यम में एक कलर होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा कलर होता है। अगर इस तरह के अम्ल क्षार सूचकों में हम बात करेंगे जो रंग परिवर्तन के द्वारा हमें सूचित करते हैं, तो एक आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो होता है, ये दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहां पर भी अम्ल और क्षार होने की सूचना जो है वो लिटमस पेपर के रंग परिवर्तन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ये अम्ल क्षार सूचक की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त हम एक अन्य सूचक की बात करते हैं। एक अन्य सूचक और होता है फिनाप्थेलीन होता है। फिनाप्थेलीन, तो फिनाप्थेलीन जो सूचक होता है, अगर इसकी हम प्रकृति देखें तो ये प्रकृति इसकी होती है, ये एक तरीके का वीक एसिड होता है। इसकी खुद की प्रकृति जो होती है वो दुर्बल अम्लीय होती है, और जब ये अम्लीय माध्यम यानी अपने माध्यम में जब ये होता है तो ये लगभग कलरलेस होता है। कलरलेस, ये कलरलेस होता है जब ये अपने माध्यम में होता है, लेकिन इसका कलर जो है ये हो जाता है पिंक, यानी इसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाता है। कब? जब ये स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यानी जब प्रबल क्षार के माध्यम में इस फिनाप्थेलीन का यूज किया जाता है तो इसका चूंकि अपने माध्यम में कोई रंग नहीं होता है, यानी लगभग कलरलेस होता है, और जब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम यानी प्रबल क्षार के माध्यम में जब इसको हम मिलाते हैं तो ये उस विलयन को जिसमें मिलाया गया है वहां पर ये गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। इसके बाद एक अन्य सूचक की हम बात करेंगे, तो एक अन्य सूचक जो है हमारे पास है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज जो है इसकी अपनी जो खुद की नेचर होती है वो वीक बेस होता है। ये
तो ये अपने आप स्वयं जो इसकी कैटेगरी होती है वो इसकी बीक बेस के समान होती है, लेकिन जब इसे प्रबल अम्लीय माध्यम के साथ हिलाया जाता है या मिलाया जाता है तो ये कलर जो है, अगर इसका कलर स्वयं का जो कलर हम देखें तो स्वयं ये येलो कलर होता है और ये टर्न हो जाता है ऑरेंज रेड। तो ये ऑरेंज रेड टाइप का कलर यानी गहरा नारंगी देता है, जो कुछ कुछ लाल जैसा भी प्रतीत होता है। और ये स्थिति इसकी कहां होती है? स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में। तो जब मेथिल ऑरेंज को प्रबल अम्लीय माध्यम के साथ हिलाया जाता है तो ये वहां पर अपने कलर को चेंज करता है, यानी येलो से ये डार्क ऑरेंज या रेड टाइप का यानी लाल जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार ये अम्ल क्षार सूचक होते हैं जो अम्ल या क्षार होने की पुष्टि अपने रंग परिवर्तन के द्वारा करते हैं। इसके बाद एक अन्य कैटेगरी भी अम्ल क्षार सूचकों में देखी जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना गंध परिवर्तन के द्वारा देते हैं और ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से प्याज, वेनिला और लौंग, जो लौंग का तेल है या वेनिला है या फिर प्याज है, ये गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब इनकी गंध जो है अम्लीय माध्यम में अलग होती है और क्षारीय माध्यम में इनकी गंध अलग होती है, तो ये गंधीय सूचक कहे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। तो पहले हम देख लेते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण। देखिए, रासायनिक गुण का तात्पर्य होता है रासायनिक अभिक्रियाओं से, और रासायनिक अभिक्रियाएं हमने आपको बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एक तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसमें एक बार किसी भी पदार्थ का अगर दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है तो वो प्रायः अपनी उसी पदार्थ को वो नहीं बना पाता, यानी पुनः उसी अवस्था को वो नहीं पाता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। अम्लों की अगर धातुओं से क्रिया करवाई जाए तो उसमें गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ये चीज हम आपको बताएंगे एक अगले टॉपिक में, क्योंकि अगले टॉपिक जो आपका होगा वो मेटल और नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल जो टॉपिक है उसमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके माध्यम से कुछ चीजें क्लियर होती है। लेकिन यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि ऐसी धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है उस टेबल में वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक अम्ल है हमारे पास HCl, और HCl की क्रिया हम करा देते हैं यहां पर सोडियम धातु के साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम एक क्रियाशील धातु है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित है। तो अगर इसके साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो यहां पर लवण बन जाएगा, यानी NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन यहां विस्थापित हो जाएगी। संतुलन की स्थिति को अगर हम देखें तो यहां देखिए एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इसको 2 से अगर गुणा कर ले तो यहां पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये
एक समीकरण बन जाती है। और इसके बाद अगर हम इसके अन्य उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण हमने ले लिया कि हमारे पास एक मान लीजिए H2SO4 है अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसकी क्रिया हम करवा देते हैं कैल्शियम धातु के साथ। तो जब कैल्शियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें आप लोगों को हमने इससे पहले वाले टॉपिक में रेडिकल बताए हैं, तो इसमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगी यानी हाइड्रोजन निकल जाएगी और एक लवण बन जाएगा। तो लवण इसमें कौन सा बनेगा, कैल्शियम डबल पॉजिटिव रेडिकल होता है। तो हमारे पास जो लवण का सूत्र होगा वो होगा CaSO4 CaSO4 यहां साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहां पर निकल जाएगी। तो इस तरह से अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो इनमें धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद में एक स्थिति और आती है कि अगर हम दूसरी एक अन्य प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है अम्लों की धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ या वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जब कार्बोनेट या वाई कार्बोनेट होते हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मुक्त होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम देखें कि हमारे पास Na2CO3 है और इसकी क्रिया हम HCl जल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दे। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो यहां पर जो बनने वाला लवण होगा वो हो जाएगा 2NaCl और प्लस यहां पर बन जाएगा 2H2O प्लस CO2। तो यहां पर देखिए सोडियम है और ये कार्बोनेट मूलक है तो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम यहां क्रिया करा रहे हैं। तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो NaCl हो जाएगा और इसमें जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अगर यहां हम बाई कार्बोनेट ले लें, हमने आपको बाई कार्बोनेट रेडिकल भी लिखवाया है, इसी का एग्जांपल अगर हम ले लें NaHCO3, देखिए ये NaHCO3 है, इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और इसका कॉमन नेम एक और होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी इसे हम कहते हैं। तो अगर इसकी क्रिया हम अम्ल के साथ करा दें, HCl के साथ अगर यहां हम इसकी क्रिया कराते हैं तो जो बनने वाला यौगिक है वो NaCl हो जाएगा और यहां H2O हो जाएगा और यहां पर CO2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट के साथ ये क्रियाएं अम्ल की देख सकते हैं। और इसके बाद में ये जो CO2 गैस यहां निकली है, CO2 गैस की प्रकृति भी अम्लीय होती है। अगर इस CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर दें, CO2 गैस को अगर हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी का सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस।
चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। और अभी हमने आपको ये बताया कि जो CO2 गैस होती है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अगर इसके साथ हम क्रिया करवा दें, ये अम्लीय प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का है, तो इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो यहां पर लवण बन जाएगा और ये हो जाएगा CaCO3 और बाकी यहां हो जाएगा H2O। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम रेडिकल है, कार्बोनेट रेडिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। लेकिन इसका जो साधारण नाम है वो चूना पत्थर या खड़िया के भी नाम से इसे हम जानते हैं। चूने का पानी यानी बिल्कुल साफ पानी चूने का आप ले ले और अगर उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जलीय विलयन में अगर CO2 की मात्रा हम और अधिक बढ़ाते चले जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने जलीय विलयन लिया, ये यहां से पूरा विलयन हमने उठा दिया और इसमें हम CO2 की मात्रा को और अधिक बढ़ा दें, यानी और अधिक CO2 अगर इसमें हम प्रवाहित कर दें तो जो बनने वाला यौगिक है वो हो जाता है CaHCO3 और इसका जो है होल ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि Ca डबल पॉजिटिव रेडिकल है और HCO3 जो है वो ट्वाइस में है। तो इस तरह से यहां पर जो बनने वाला यौगिक है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसके बाद में अगर एक प्रॉपर्टी हम इसकी अभी और देख सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जब क्षारों की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो वहां पर लवण बनता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में यहां पर मैं बता सकता हूं फिर आपको एक बार कि जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां ले सकते हैं CaO। CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हो गया, वैसे इसे कली चूना या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो अगर अब ये चूंकि धात्विक ऑक्साइड है और इसकी क्रिया अगर हम मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करवा दें तो अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं तो बनने वाला यौगिक हो जाएगा, लवण बन जाएगा एक कैल्शियम सल्फेट और यहां पर दूसरा जो है वो वाटर बन जाएगा, यानी H2O जो है यहां पर बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारकीय है और ये अम्ल है, तो अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बन जाता है। अब इसके बाद में एक प्रॉपर्टी, अगर एक रिएक्शन आप देखना चाहें तो और देख सकते हैं। मैं एक रिएक्शन आपको और बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्साइड है Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है और इसकी क्रिया मान लीजिए कि हमने करवा दी है HNO3 के साथ। ये नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दी। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें एक तो लवण बनेगा यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये बना और प्लस यहां जल बना। अब इस रिएक्शन में हमें बैलेंस करना होगा क्योंकि सोडियम हमारे पास 2 है, तो इसको हम 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें।
हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी और बनने वाले यौगिक का नाम यहाँ क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। क्यों होगा, क्योंकि ये सोडियम मूलक है और ये नाइट्रेट मूलक है। आपको हमने अम्लीय और भास्मिक मूलक पढ़ाए हैं, तो अगर ये चीज आपको ना समझ में आई हो तो इससे पिछले वाला जो लेक्चर है वो आप अच्छी तरह से देखें, ये आपको समझ आएगा निश्चित रूप से। अम्लों के रासायनिक गुणों के बाद अब हम बात करते हैं क्षारों के रासायनिक गुणों की। तो क्षारों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्षार जो है वो धातुओं से क्रिया करती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टी इनकी समान भी है, अम्ल भी धातुओं से क्रिया करते हैं, क्षार भी धातुओं से क्रिया करते हैं। तो जब क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं तो यहां पर भी लवण बनता है और हाइड्रोजन जो है यहां पर मुक्त हो जाती है। तो एग्जाम्पल देख लें, क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। क्षार जैसे हमारे पास NaOH क्षार हो गया और NaOH क्षार की क्रिया हम जिंक धातु के साथ करा दें तो इसमें लवण बन जाएगा और लवण बनेगा इसमें Na2ZnO2 और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहां अगर इसको हम डबल कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो संतुलित हो जाती है और इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। देखिए क्षारों के रासायनिक गुणों में फिर हम बात करते हैं क्षारों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। जिस प्रकार से अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद लवण बनाते हैं, इसी प्रकार से क्षार भी कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक धात्विक ऑक्साइड है। अगर इन दोनों की क्रिया होती है तो इसमें बनने वाला यौगिक जो है एक तो लवण हो जाता है और ये हो जाएगा 2NaAlO2 और प्लस यहां पर जल बन जाएगा, प्लस जल बन जाता है। तो इस प्रकार से जो क्षार है वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और क्षार धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके भी लवण बनाते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी अम्लों में भी देखी जाती हैं। तो इस प्रकार अम्लों और क्षारों के कुछ गुणों में समानताएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो क्षार जो है, क्षारों में तीसरा एक अन्य गुण भी देखने को मिलता है कि क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके भी लवण बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है और अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अगर इनकी यहां पर क्रिया हो जाती है तो क्रिया होने के बाद जो बनने वाला यौगिक है वो लवण होता है और ये हो जाएगा CaCO3
प्लस H2O, इस क्रिया में जल भी बनता है। अब इसके बाद हम इसमें जो हमारा तीसरा यहाँ का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आप लोगों ने कई अभिक्रियाओं में यहां पर देखा है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है और क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहेंगे। यानी उदासीनीकरण वह क्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण करते हैं। अधिकांश अम्लों और क्षारकों की परस्पर क्रिया में देखा गया है कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये उदासीनीकरण की जो अभिक्रियाएं हैं ये प्रायः एक्सोथर्मिक टाइप की होती हैं, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और इन अभिक्रियाओं में जितनी ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH और HCl की क्रिया है और यहां पर इन दोनों की क्रिया होगी तो लवण बन जाएगा NaCl और जल बन जाएगा। और साथ में अगर हम देखें तो यहां पर डेल्टा H यानी ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और इसका मान हो जाएगा 13.6 KCal। मैं नीचे लिखे दे रहा हूं KCal किलो कैलोरी। तो ये ऊष्मा का मान कितना होता है 13.6 किलो कैलोरी। यहां पर माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, यानी पदार्थ बनने के बाद बाहर चली गई, इतनी ऊष्मा में कमी आती है। इसी प्रकार से और बहुत सारी अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है। बनने वाला यौगिक जो है वो कैल्शियम सल्फेट लवण हो जाएगा और प्लस यहां जल निकल जाना है। ये आप लोगों को बताया भी था कि लवण वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचना में कम से कम एक अम्लीय और एक क्षारकीय मूलक होता है। तो आप अम्लीय और क्षारकीय मूलकों को अवश्य पढ़ें, तो ये सूत्र और ये अभिक्रियाएं आपको आसानी से समझ आती रहेंगी। आज का ये हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, क्योंकि आज हम आपके लिए इतना मैंने जो भी पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट कर अपना सहयोग करें। धन्यवाद।